जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के यूनिट नंबर 4 की। और यूनिट नंबर 4 हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। और लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर किए थे वो थे इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज और उसके एप्लीकेशंस हम स्टार्ट करने वाले थे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज तक हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशंस, जो है मीटर ब्रिज, जिसको हम हिंदी में मीटर सेतु भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स सेकंड का यूनिट नंबर 4 का सेकंड वीडियो। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा। वहाँ पर आपको यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगी। और यूनिट नंबर 4 की जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मीटर सेतु यह एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। एक तार है, उसका अगर हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हम मीटर सेतु का उपयोग करते हैं। यह हम कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित यह एक ऐसा उपकरण है जिसके सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि जो तार है, तार का अज्ञात प्रतिरोध है। देखिएगा आप फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक तार लगा हुआ है। इसका प्रतिरोध अगर हमें ज्ञात करना है तो इस तार का प्रतिरोध हम मीटर ब्रिज से ज्ञात करते हैं। तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से हम किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। और मीटर जो मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। और इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मीटर ब्रिज का दूसरा नाम स्लाइड वायर ब्रिज है। और कभी कभी एग्जाम में स्लाइड वायर ब्रिज के नाम से मालूम कर लेता है, लेकिन स्लाइड वायर ब्रिज के नाम को देखकर ही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो मीटर सेतु पढ़ा है लेकिन स्लाइड वायर ब्रिज कहाँ से आ गया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, स्लाइड वायर ब्रिज ही मीटर ब्रिज को कहते हैं, इसका ये दूसरा नाम है। तो मीटर ब्रिज की किस तरीके से रचना की जाती है, आइए उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें ध्यान रखिएगा कि 1 मीटर लंबा तार लिया जाता है, जो मैग्नीन धातु होती है उसका तार होता है। ठीक है, मैग्नीन धातु का 1 मीटर लंबा तार लिया जाता है, इसमें जो उपयोग होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसमें समान परिच्छेद का 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार ए और सी, ये क्या है, ये एक मैग्नीन का 1 मीटर लंबा तार है। हमने मान लिया कि 1 मीटर लंबा है, जो एक लकड़ी के बोर्ड पर 1 मीटर पैमाने के साथ, अब देखिएगा यहां पर एक पैमाना लगा हुआ है जिसमें स्केल लगी हुई है। ठीक है, स्केल का मतलब क्या है, यहां पर हम इसके रीडिंग को नाप सकते हैं। रीडिंग को नापने के लिए यहाँ एक पैमाना लगा हुआ है। क्लियर। तो अभी तक हमने समझा कि एक तार था, तार के 2 बिंदु ए और सी है, इन पर एल आकार की पत्तियां जुड़ी हुई हैं। इनके बीच में एक पत्ती और है जिसमें 3 संयोजक पेंच होते हैं। और डी संयोजक पेंच जो है इससे एक धारामापी जुड़ा हुआ होता है। धारामापी में एक कुंजी लगी हुई होती है, जो कुंजी इस तार के साथ में लगे हुए पैमाने पर रीडिंग को शो करती है। तो अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि इसकी व्यवस्था हम किस तरीके से करते हैं। अभी हमने ये तार और इन पत्तियों के बारे में बात की है। अब हम देख लेते हैं कि जो बिंदु हमारे पास ए और डी है, बिंदु ए और डी के बीच में ये खाली स्थान था, तो यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, एक प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ देते हैं। और डी व सी के बीच में जो खाली स्थान था वहां पर हम क्या करते हैं, एक अज्ञात प्रतिरोध एस को जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या किया, एक अज्ञात प्रतिरोध एस को जोड़ दिया। तो इस प्रकार सेतु की आर व एस, ठीक है, आर व एस भुजाएं तैयार हो जाती है। जो आर है और जो एस है वे दोनों भुजाएं भी हमारे यहाँ पर तैयार हो गई, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही काम करता है। अब इसके बाद जो ए और सी के मध्य सेल पर धातु नियंत्रक लगा हुआ है, ए और सी के, ठीक है, ए और सी के मध्य एक सेल, एक धारा नियंत्रक, ठीक है, एक सेल धारा नियंत्रक, जो ए और सी है इनके बीच में एक सेल धारा नियंत्रक लगा हुआ है। और इसमें कुंजी के द्वारा इसको जोड़ा गया है। कुंजी के भी इसमें लगी हुई है, एक धारा नियंत्रक है जिसमें कुंजी के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो इस प्रकार सेतु की आर एस भुजाएं तैयार हो जाती हैं। और सर्पी कुंजी जब तार एसी को क्या करती है, बिंदु बी पर छूती है, तो तार एसी 2 भागों में ए बी और बी सी में बट जाता है। यानी कि ये कुंजी मान लो यहाँ पर है, इसमें करंट, इसने हमें क्या किया, हमने इस सर्किट को स्टार्ट किया, इसमें करंट प्रवाह किया। तो हमने देखा कि जो ये धारामापी की से सर्पी कुंजी लगी हुई है, ये तार के बी पॉइंट पर तार को टच किया। तो हमने क्या देखा कि ये 2 हिस्सों में इसने इसको बांट दिया। यानी कि जैसे ही यहाँ पर एक बिंदु इसने बनाया बी, तो ये
दो हिस्सों में बट गया है, एक तो है ए बी और एक है बी सी, यानी कि टोटल ए सी जो है वो ए बी और प्लस बी सी में बट गया है। ठीक है, तार को दो हिस्सों में बटा हुआ जो पॉइंट है वो है बी। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि सर्पी कुंजी ए सी को किसी बिंदु बी पर छूने पर ए सी और ए बी, जो ए सी है वो ए बी और बी सी के दो भागों में बट गया है, और क्रम से P और Q, इसको हमने क्या माना, P माना ए बी हिस्से को, और बी सी हिस्से को हमने क्या मान लिया, Q मान लिया है। तो P और Q भुजाएं हमें इसने प्रदान की दो हिस्सों में इसको बांटकर। अब बिंदु P को L सेंटीमीटर, अगर बिंदु P को हम क्या मान लें, L सेंटीमीटर मान लें, तो ये टोटल कितना था, 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर था। तो बिंदु B और C के बीच में जो तार बचा वो कितना बचेगा, 100 सेंटीमीटर माइनस L बचेगा। तो लंबाई जो हमने दिखाई गई है वो L और 100 माइनस L से दिखाई गई है इन दोनों भागों की। तो प्रतिरोध बॉक्स में कई समुचित प्रतिरोध R लगाकर कुंजी K को बंद करते हैं। इसमें हमने कई सारे प्रतिरोध लगा दिए जो है R, तो हमने क्या किया, कुंजी को बंद किया। अब कुंजी को बंद करते ही सर्पी कुंजी को तार AC पर दाएं बाएं खिसकाकर बिंदु B पर, ठीक है, दाएं बाएं खिसकाकर बिंदु B पर वह स्थिति ज्ञात कर लेते हैं जब धारामापी में शून्य विक्षेप होता है। मतलब बिंदु B पर इधर आधर इसको खिसकाएंगे और जब धारामापी में 0 विक्षेप होगा तो उस रीडिंग को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। और यह सेतु के संतुलन की स्थिति होती है जब हमारे धारामापी में क्या होता है, शून्य विक्षेप होता है। तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में बताया था कि वहां पर करंट फ्लो नहीं होता है और सर्किट कैसा होता है, संतुलन की अवस्था में होता है। और संतुलन की अवस्था में होगा तो VB और VD हमने बताया था वहां पर क्या होगा, सेम होगा, यानी कि VB और VD, ठीक है, VD यानी कि D पॉइंट पर विभव और VB B पॉइंट पर विभव दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये करंट फ्लो नहीं करेगा, ये क्या दिखाएगा, 0 विक्षेप दिखाएगा। तो इस स्थिति में जो मीटर पैमाना है, मीटर पैमाने पर बिंदु B की स्थिति पढ़कर, बिंदु B कहां पर है, पैमाने से हम उसकी स्थिति को पढ़ लेंगे। तार के दोनों भाग AB और BC की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कर लेते हैं। मान लो हमने यहां पर रीडिंग पढ़ी तो इन दोनों हिस्सों की सेंटीमीटर में लंबाई हमने यहां पर पढ़ ली। अब देख लेते हैं, कुंजी K को दबाने पर परिपथ में धारा बहती है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। जब जोकी को तार पर सरकाया जाता है, यानी कि ये जोकी है, इसको तार पर ऐसे सरकाया जाता है तो किसी एक स्थिति में गैल्वेनोमीटर शून्य रीडिंग दिखाता है। बस यही क्या है, यदि स्लाइड वायर देखिएगा, इसको ही स्लाइड वायर कहते हैं जो मीटर सेतु है। तो यदि मीटर सेतु की L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध R है, मान लिया हमने L सेंटीमीटर जो लंबाई है उसका प्रतिरोध कितना है, स्मॉल R है, तो तार की L लंबाई AB का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, P इक्वल टू L इंटू R हो जाएगा, यानी कि P इक्वल टू L इंटू R हो जाएगा। इसी प्रकार तार की शेष लंबाई कौन सी, 100 माइनस L जो शेष लंबाई है यानी कि BC, उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू स्मॉल R हो जाएगा। तो संतुलन की अवस्था हमें सबको पता है। हमने मीटर ब्रिज से पहले एक टॉपिक किया था जिसका नाम था व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें संतुलन की अवस्था बताई थी P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था होती है जिसमें गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है, शून्य विक्षेप दिखाता है। तो यहाँ पर संतुलन की अवस्था में P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S हमको प्राप्त होता है। तो P अपॉन Q की वैल्यू हमने अभी क्या देखी थी, P अपॉन Q यहाँ पर हम रखेंगे एल आर अपॉन 100 माइनस L और इंटू में R, क्योंकि P की वैल्यू क्या थी, P की वैल्यू थी L इंटू R, तो हम क्या रखेंगे, L इंटू R रख देंगे। और Q की वैल्यू थी 100 माइनस L इंटू R इक्वल टू में RS रहेगा। यहाँ से हम S की वैल्यू हम जैसे ही निकालते हैं तो ये S यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ, और इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो 100 माइनस L इंटू R अपॉन में L हो जाएगा। तो S क्या है, S एक अज्ञात प्रतिरोध है और R है प्रतिरोध बॉक्स में लगाया गया प्रतिरोध। तो इसकी सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कुछ नोटिंग पॉइंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए ही इस डेरिवेशन को या इस इन न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं जो अज्ञात प्रतिरोध निकालने वाले होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, प्रतिरोध R का चयन ऐसा करना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर की शून्य विक्षेप की स्थिति 50 सेंटीमीटर बिंदु के पास आए। इस तरीके से हमें प्रतिरोध R का चयन करना चाहिए। इसे मापन की प्रतिशत त्रुटि कम हो जाती है। बस यही फायदा होता है कि जो मापन में त्रुटियां आती हैं वो बहुत ही कम आती हैं। सेकंड है, तार के दोनों किनारों पर लगी तांबे की पत्तियों का प्रतिरोध गणना में नहीं लिया जा सकता, यानी कि उनका प्रतिरोध जो जितना भी है वो हम काउंट नहीं करते हैं, जिसे
अंतीय प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतीय प्रतिरोध यानी कि एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। इस कारण प्रतिरोध मापन में कुछ अशुद्धि अवश्य रह जाती है। इसी कारण रह जाती है क्योंकि जो भी पत्तियां लगी हुई हैं उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होता ही है, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है, प्रतिरोध का जो मापन होता है उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां अवश्य रह जाती हैं। मीटर ब्रिज का मीटर स्केल ठीक न होने पर प्रतिरोध R तथा S के स्थानों को परस्पर बदलकर रीडिंग लेते हैं। यानी कि अगर मीटर ब्रिज है वो मीटर स्केल ठीक ना हो तो प्रतिरोध R और S के स्थान को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और तब हम रीडिंग लेते हैं। नेक्स्ट है, तार में धारा को तभी बहाना चाहिए जब रीडिंग लेनी हो। यानी कि जो तार है A और C उसमें धारा को जब भी प्रभावित करेंगे तब तार की रीडिंग लेनी हो, वरना क्या होगा, तार गर्म हो जाएगा और उसका प्रतिरोध क्या होगा, बदल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जोकी को तार AC पर रगड़ना नहीं चाहिए। मतलब जब हम बी पॉइंट को हम फाइंड करते हैं जीरो विक्षेप का, तो इधर से इधर हम इसको खिसका कर देखते हैं तो इसको तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, तार से थोड़ा उठा करके इसको इधर उधर करना चाहिए। तो जोकी को तार AC पर रगड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा क्या होगा, तार घिस जाएगा और उसका प्रतिरोध बदलकर असमान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तार अगर वहां से घिसा तो क्या होगा, वहां पर प्रतिरोध कम और दूसरी जगह पर प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, इन नोटिंग पॉइंट को याद रखिएगा और मीटर ब्रिज के टोटल ऑल प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में। सेल के विद्युत वाहक बल को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं EMF। तो एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, जब किसी सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य कोई बाह्य प्रतिरोध R को जोड़ा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य, ये हमारे कोई सेल हैं, इन दोनों टर्मिनलों के मध्य एक हमने R प्रतिरोध को जोड़ दिया है तो परिपथ में आवेश का प्रवाह होने लगता है। तो क्या होगा, परिपथ में आवेश का प्रवाह होने लगेगा, यानी कि करंट फ्लो होने लगेगा। तो बाहरी प्रतिरोध R एवं सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल r होगा और आवेश के प्रवाह का प्रतिरोध करेंगे। मतलब इसका तो प्रतिरोध हमने R मान लिया और सेल का भी कुछ अपना प्रतिरोध होता है, हमने मान लिया स्मॉल r। तो ये दोनों ही क्या करेंगे, धारा के मार्ग में क्या करेंगे, प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे, धारा के मार्ग में कठिनाई उत्पन्न करेंगे। यानी कि रेजिस्टेंस का काम ही होता है धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना। तो ये दोनों ही प्रतिरोध यानी कि R प्लस R दोनों ही मिलकर के धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। तो विद्युत वाहक बल को हम किस तरीके से कह सकते हैं कि उस टोटल प्रतिरोध जो हमारे पास R प्लस स्मॉल r है, उन टोटल प्रतिरोध के परिपथ में आवेश को प्रवाह कराने में जो भी सेल द्वारा कार्य किया गया, देखिएगा सेल का प्रतिरोध स्मॉल r है और जो हमने एक्स्ट्रा प्रतिरोध लगाया था उसका कैपिटल R है, तो दोनों ही प्रतिरोध धारा का विरोध करेंगे। तो अब हमें यह देखना है कि उस आवेश को कैसे परिपथ में फ्लो कराएं, कैसे परिपथ में प्रवाह कराएं जिससे कि करंट फ्लो हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, इस रेजिस्टेंस को, टोटल रेजिस्टेंस का विरोध करना होगा, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस के विरुद्ध कार्य करना होगा, तभी तो ये आगे जाएगा। मान लो कोई ये आवेश है और इसको कौन रोक रहा है, R प्लस स्मॉल r रोकने की प्रयास कर रहा है। जब इसको ये रोकने का प्रयास करेगा तो इसको आगे धकेलना ही पड़ेगा। तो इसके विरुद्ध जो भी हमें इसको आगे बढ़ाने में कार्य किया जाता है, हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, यानी कि अगर हम ये कहें कि परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में सेल को इसी के विरुद्ध जो R प्लस R है, इसी के विरुद्ध में कार्य जो करना पड़ता है, उसी कार्य को हम क्या कह सकते हैं, विद्युत वाहक बल कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि एकांक आवेश के, अगर कोई आवेश है 1, तो यही डेफिनेशन में हमने बताया गया, एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि आवेश तो कई होंगे लेकिन एक एक आवेश को हम ले रहे हैं। ठीक है, तो एक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में जितना भी कार्य किया जाएगा R प्लस R के विरुद्ध, तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। याद रखिएगा, सभी आवेश को प्रभावित करने में कार्य नहीं है, यहां पर है एकांक, यानी कि एक आवेश को प्रवाहित कराने में, एक आवेश को परिपथ में प्रवाहित कराने में जो कार्य किया जा रहा है W, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं W पर Q, यानी कि किया गया कार्य पर आवेश पर, एक आवेश पर
जो भी परिपथ में प्रवाह कराने के लिए कार्य किया जाएगा उसको हम विद्युत वाहक बल कहेंगे। और इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं तो ई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू आ जाएगा, जहां सेल द्वारा क्यू आवेश को प्रभावित करने में किया गया कार्य है। जो जहां पर डब्ल्यू हम देख रहे हैं, डब्ल्यू क्या है, सेल द्वारा क्यू आवेश को प्रभावित करने में किया गया कार्य है। और ई का मात्रक क्या होता है, जूल अपन कूलम, और इसी को क्या बोलते हैं, हम वोल्ट बोलते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं VOLT, या हम V से भी इसको लिख सकते हैं। अब बात आती है टर्मिनल विभवांतर की। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम जिसको बोलते हैं। तो यहां पर अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाहरी परिपथ में बहाने में सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है, अर्थात सेल जितनी ऊर्जा देता है, ठीक है, सेल जितनी ऊर्जा देती है वह टर्मिनल विभवांतर के शून्य होता है। ठीक है, वह टर्मिनल विभवांतर के शून्य, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाहरी परिपथ में बहाने में सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है, अर्थात सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाती है वह टर्मिनल विभवांतर के तुल्य होती है। यह है तुल्य, तुल्य का मतलब होता है बराबर। क्लियर, वह क्या होती है, टर्मिनल विभवांतर के बराबर होती है। अब यदि बाह्य बल प्रतिरोध हम R मान लें और Q आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो किया गया कार्य है वो W है, तो टर्मिनल विभवांतर कितना होगा, W अपॉन Q हो जाएगा, यानी कि V इक्वल टू W अपॉन Q, और इसकी यूनिट कितनी होती है, वोल्ट होती है। अब हम बात कर लेते हैं, यदि बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा हम स्मॉल I मान लें, तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से V इक्वल टू हम जानते हैं ओम के नियम से I इक्वल, ये हमारे पास V इक्वल टू IR होता है, तो ये क्या होगा, V इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन में Q इंटू इक्वल टू में IR हम लिख सकते हैं। ये किससे हमने लिखा, ओम के नियम से लिखा। तो इस प्रकार आंतरिक प्रतिरोध अगर हम क्या करें, स्मॉल r को मान लें, तो स्मॉल r के कारण व्यय ऊर्जा या विभव का जो पतन हो रहा है वो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू IR होगा, यानी कि स्मॉल v इक्वल टू IR हो जाएगा। जितना भी विभव का पतन हो रहा है, ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, ऊर्जा व्यय हो रही है। तो विद्युत वाहक बल के परिभाषा अनुसार हम क्या देखते हैं, E इक्वल टू बाह्य कार्य प्लस आंतरिक कार्य, और ये किसके लिए है, एकांक आवेश को प्रभावित करने में, यानी कि बाह्य कार्य प्लस आंतरिक कार्य दोनों को ऐड करेंगे, और ये किसके लिए किया जा रहा है, एकांक आवेश को प्रभावित कराने में जो टोटल कार्य किया गया वही विद्युत वाहक बल है। तो बाह्य कार्य को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल V, और आंतरिक को स्मॉल v। और वो क्यों लिखा, क्योंकि इसलिए लिखा है V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। तो क्या हुआ कि एकांक आवेश, तो पर आवेश तो है ही, तो एकांक आवेश को हम टोटल क्या लिख सकते हैं, एकांक आवेश पर किया गया कार्य V लिख सकते हैं। तो बाह्य कार्य कितना हुआ टोटल, एकांक आवेश पर कैपिटल V, और यहाँ पर आंतरिक कार्य कितना हुआ, स्मॉल v। तो यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, V इक्वल टू I कैपिटल R और स्मॉल v इक्वल टू I स्मॉल r हो जाएगा। तो यहीं पर इन दोनों की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, और यहाँ से I को हमने कॉमन लिया तो R प्लस R हम देखते हैं, तो I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R यहाँ पे आ जाएगा। देखिएगा ये इसके अपॉन में जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। तो E क्या है, कुल विद्युत वाहक बल है, और R प्लस R क्या है, कुल प्रतिरोध है। क्लियर, या I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R जो हमने लिखा था उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो IR प्लस IR हो जाएगा, इक्वल टू में E है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल V। तो कैपिटल V प्लस IR इक्वल टू E हो जाएगा। यहाँ से कैपिटल V की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, V इक्वल टू E माइनस IR। इस IR को हम इधर पुट किए तो क्या हुआ, E माइनस IR हुआ। तो टर्मिनल विभवांतर हम इसको कहेंगे। तो टर्मिनल विभवांतर की अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो आप निकालोगे V इक्वल टू E माइनस I स्मॉल r से। अब यदि I को 0 कर दें, यानी कि 0 विक्षेप आए, तो हम क्या करेंगे, V इक्वल टू E रखेंगे। ठीक है, यानी कि ये तो टोटल 0 हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, V इक्वल टू E। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि खुले परिपथ में जब धारा प्रवाह ना हो रही हो, तो खुले परिपथ में किसी सेल का टर्मिनल विभवांतर ही, जो खुले परिपथ होता है उसमें सेल का टर्मिनल विभवांतर ही विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। जब V इक्वल टू E माइनस IR है, तो IR इक्वल टू E माइनस V हम लिख सकते हैं। तो R की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो E माइनस V अपॉन I हम लिख सकते हैं यहाँ से। अब देखिएगा I की वैल्यू क्या होती है, ओम के नियम से V इक्वल टू IR, यानी कि I की वैल्यू हम निकालेंगे V अपॉन R में। तो I की वैल्यू V अपॉन R हमने जैसे ही रखी तो हमें मिलता है E माइनस V अपॉन V और इंटू में R। तो ये जो है स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं
आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी इंटू में आर हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी परिपथ का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध को इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था विद्युत वाहक बल के बारे में। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि v इक्वल टू ई माइनस आर आई आर कहाँ से आया है, v इक्वल टू ई प्लस आई आर कहाँ से आया है। तो आइए इस कन्फ्यूजन को आज दूर कर देते हैं। तो यहाँ पर यदि किसी सेल को चार्ज किया जाता है, देखिएगा ये कंडीशन आप याद रखिएगा, यदि किसी सेल को चार्ज किया जाता है तो धारा सेल के अंदर धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर बहती है, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बहती है। वैसे तो धारा जब हम सेल से धारा लेते हैं तो क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ धारा को बहता हुआ देखते हैं, लेकिन जब सेल को चार्ज किया जाता है तो प्लस से माइनस की ओर धारा बहती है। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, यहाँ पर जो माइनस हमने देखा था वो प्लस बन जाता है, यानी कि v इक्वल टू ई प्लस आई आर हो जाएगा। यही कारण है, बस इस कंडीशन को आप याद रखिएगा कि यदि सेल को चार्ज किया जा रहा है यानी कि सेल को धारा दी जा रही है तो v इक्वल टू यानी कि विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर जो होगा वो v इक्वल टू ई प्लस आई आर होगा। और यदि जो हमारे पास सेल है उसको चार्ज नहीं किया जा रहा है, उससे धारा ली जा रही है, तो हम रखेंगे टर्मिनल विभवांतर को v इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसको आप याद रखिएगा, यानी कि धारा अगर कोई सेल है, ठीक है, इसको धारा दी जा रही है तो v इक्वल टू ई प्लस आई आर होगा। इससे धारा ली जा रही है तो v इक्वल टू ई माइनस आई आर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर होता है। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर ये होता है कि जो विद्युत वाहक बल है वो सेल के धन तथा ऋण इलेक्ट्रोड के विभवों के मध्य अंतर, जबकि परिपथ में धारा शून्य हो। ठीक है, जो सेल है उसका धन तथा ऋण इलेक्ट्रोड के विभवों के मध्य अंतर विद्युत वाहक बल होता है, जबकि उसमें परिपथ में धारा कैसी हो, शून्य हो। और विभवांतर क्या होता है, किसी दो बिंदुओं के विभवों के मान के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदु हैं, उनके विभवों का जो भी अंतर होगा, उनके विभवों का जो भी अंतर हमें दिखाई देगा उसको हम विभवांतर कहेंगे, जबकि परिपथ में धारा बह रही होती है। विद्युत वाहक बल में सेकंड पॉइंट है, यह इलेक्ट्रोलाइट तथा इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है। लेकिन विभवांतर में क्या है, यदि यह परिपथ के प्रतिरोध तथा बहने वाली विद्युत धारा पर निर्भर करता है, यानी कि विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट पर निर्भर करेगा, और विभवांतर जो है वो परिपथ के प्रतिरोध पर और उसमें जो बहने वाली धारा है उन पर निर्भर करता है। विद्युत वाहक बल में थर्ड पॉइंट है, यह विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि विद्युत वाहक बल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन विभवांतर में यह दो बिंदुओं के विभवों के अंतर की माप है। दोनों पॉइंट के विभवों के अंतर को हम माप करके लिखेंगे तो हमें विभवांतर मिलता है। और विद्युत वाहक बल क्या है, एक कारक है, और विभवांतर क्या है, एक प्रभाव है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो CRO और टीवी ऑडियो वीडियो सिस्टम है उनके बारे में भी यहाँ पर जानेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।